Hello aspirants and welcome back to the 5 Minute Economy series. This is श्रद्धा. कल के लेक्चर में हमने किया था अबाउट व्हाट इज यूनियन बजट, क्या यूनियन बजट होता है, क्या उसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है. आज हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू कंपोनेंट्स, दैट इज द कैपिटल एंड रेवेन्यू बजट. दो कंपोनेंट्स हैं मेजरली, कैपिटल और रेवेन्यू. इनके बीच में आखिर क्या डिफरेंस है उसको हम आज सिंप्लीफाई करते हैं ताकि ये फर्दर अंडरस्टैंडिंग को हम और ज्यादा कंसोलिडेट कर सके. तो एक बेसिक टेबुलर फॉर्म में हम अंडरस्टैंड करेंगे ताकि इजी रहे अंडरस्टैंडिंग में. तो पहले बात करते हैं, यहाँ पे हम बेसिस को रखेंगे एंड देन विल डिफरेंशिएट कि रेवेन्यू और कैपिटल में क्या डिफरेंस है. मीनिंग की अगर बात करें तो इट रिलेट्स टू द डे टू डे इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. रोज का जो खर्चा है या रोज के जो पैसे गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं उनको हम किस में रखते हैं, रेवेन्यू के अंदर रखते हैं. बेसिकली आपको ये दिमाग में रखना है, कैपिटल के अंदर कोई ना कोई या तो एसेट क्रिएट होगा या कोई लायबिलिटी क्रिएट होगी, या फिर एसेट कम होगा या लायबिलिटी कम होगी. जहां एसेट एंड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाए वो आपका कैपिटल के अंदर आएगा, और जहां ना कोई एसेट और लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो सैलरीज गवर्नमेंट पे कर रही है, जो टैक्सेस गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं, यहाँ एसेट एंड लायबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. तो ये सब किस में आएंगे, रेवेन्यू के अंदर आएंगे. तो मीनिंग का क्या बेसिस है कि ये तो डे टू डे इनकम एक्सपेंडिचर पे बात करता है और यहाँ पे एसेट क्रिएटिंग और लायबिलिटी चेंजिंग ट्रांजैक्शंस की बात की जाती है. फिर बात करते हैं कि नेचर कैसा होता है. ये शॉर्ट टर्म होता है, रिकरिंग होता है. शॉर्ट टर्म, तुरंत आपने सैलरी भेज दी, टैक्स भेज दिया, खर्चा कर दिया, वो कभी रिकर नहीं होगा. लेकिन ये लॉन्ग टर्म होता है और नॉन रिकरिंग होता है. तो ये तो था इसका ड्यूरेशन का, ये आप समझ जाएंगे. अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है तो उसमें टाइम लग सकता है. अगर कोई आपने दूसरी डिसइन्वेस्टमेंट कंपनीज की है तो उसमें भी टाइम लग सकता है. बोरोइंग्स लिए तो उसको आपको फ्यूचर में लौटाना है. तो मतलब ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. तो ये लॉन्ग टर्म होता है और ये शॉर्ट टर्म होता है. अब एसेट लायबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा, तो यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा किसी भी तरह का. लेकिन यहाँ पे एसेट और लायबिलिटीज चेंज हो सकती है, या तो क्रिएट हो सकती है या फिर रिड्यूस हो सकती है. क्रिएट होगी या रिड्यूस होगी तो कैपिटल में मान लेंगे, और अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो उस खर्चे को या उस इनकम को हम रेवेन्यू बजट में मानेंगे. पर्पस क्या है, हमारी रूटीन का जो ऑपरेशनल नीड्स है उनको हम मीट कर सके. गवर्नमेंट ऑफिस के खर्चे जो होते हैं, बिजली का बिल भरना है, एम्प्लॉयज की सैलरी देनी है, या फिर कोई एक्स्ट्रा कमोडिटी जो रहती है, पेन पेपर स्टेशनरी, इस सब का खर्चा किसमें माना जाता है. आखिर करती तो सरकार ही है, सरकार की तरफ से खर्चा हो रहा है. तो ये खर्चा लेकिन किस में आएगा, रेवेन्यू बजट के अंदर आएगा, बिकॉज ये एवरीडे ऑपरेशनल नीड्स का खर्चा है. यहाँ पे एसेट क्रिएट होता है या फिर रिड्यूस होता है, मतलब वहां पे तो यह तो ऑपरेशनल नीड्स में आ गया, लेकिन वहां पे आप कोई एसेट बना रहे हो या आपका कोई जो कर्जा है उसको कम कर रहे हो, लायबिलिटी को कम कर रहे हो, तो उन सब खर्चों को हम क्या कहते हैं, कैपिटल बजट के अंदर लिखते हैं. एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे दो तरह की चीजें होती है. एक होता है रिसीट्स, दैट इज जो पैसा आता है, जो इनकम आ रही है. दूसरा था एक्सपेंडिचर, जो खर्चा आप कर रहे हो. रेवेन्यू में रिसीट्स के क्या एग्जाम्पल है, टैक्सेस, इनकम टैक्स, जीएसटी, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, फीस, फाइन्स, ये सब क्या है, ये रिसीट्स हैं. किसकी, रेवेन्यू की. क्यों है रेवेन्यू की, बिकॉज ये एवरीडे नीड्स के लिए होता है. यहाँ कोई एसेट नहीं बन रहा है, यहाँ कोई लायबिलिटी चेंज नहीं हो रही है. लेकिन यहाँ पे क्या आएंगी, रिसीट्स के फॉर्म में बोरोइंग्स आएंगी. बोरोइंग्स लेंगे तो आप एक लायबिलिटी बना रहे हो. लोन की रिकवरी के लिए जो पैसा दे रहे हो, पैसा आ रहा है, वो आपकी लायबिलिटी कम कर रहा है. डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स जो होते हैं, आपने एसेट को कम कर दिया. तो ये सब आपने जो पीएसयू, मान लीजिए कोई पीएसयू थी, उसको आपने उसका डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आपके पास तो पैसा आया, इनकम आई, लेकिन उससे क्या हुआ, एसेट कम हो गया, आपका जो एसेट था वो चला गया है. तो इधर इसको कैपिटल में हम मेंशन करते हैं. अब अगर एक्सपेंडिचर्स के एग्जांपल देखें तो जो सैलरीज गवर्नमेंट पे करती है, पेंशन्स देती है, सब्सिडीज देती है, इंटरेस्ट पेमेंट्स पे करती है, या मेंटेनेंस के लिए जो भी कॉस्ट लगता है, ये सब कौन सा एक्सपेंडिचर है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. लेकिन अगर यहाँ बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, आप एसेट्स बना रहे हो, रोड्स हाईवेज डेवलप कर रहे हो, मशीनरी परचेज कर रहे हो, डिफेंस इक्विपमेंट जितना भी ला रहे हैं, ये सब क्या है, ये हमारे एसेट्स हैं. हम एसेट्स बना रहे हैं, तो ये खर्चा सारा कहाँ आता है, कैपिटल बजट के अंदर आता है. देन कम्स इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर इनकम. फ्यूचर इनकम पे क्या इम्पैक्ट होगा, यूजुअली यहाँ पे कोई फ्यूचर इनकम नहीं होता है, वो तुरंत ही कंज्यूम हो जाता है, तो यहाँ पे कोई फ्यूचर इम्पैक्ट नहीं है. लेकिन यहाँ पे होता है, ये जनरेट करता है इनकम और प्रोडक्टिविटी फॉर फ्यूचर ईयर्स. हमने कोई मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, हाईवे बनाया, तो वो फ्यूचर में हमें इनकम देगी ना. टोल टैक्स से हम पैसा कलेक्ट करेंगे, तो ये सब क्या है, फ्यूचर इनकम हमें
जनरेट कर रहा है, तो इसका इम्पैक्ट फ्यूचर पे रहता है और इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं रहता है। फिर करते हैं बजट कंपोनेंट की, तो इससे बनता है आपका रेवेन्यू बजट और इससे आपका बनता है कैपिटल बजट। एंड फाइनेंसिंग सोर्स क्या है? करंट रेवेन्यू से, जो आपका टैक्सेस आपके आ रहे हैं, फाइन्स आपके आ रहे हैं, फीस आपकी आ रही है, ये आपका फाइनेंस का सोर्स है। और ये कहाँ से? बोरोइंग्स या तो हम ले रहे हैं और या फिर एसेट को बेच बेच कर पैसे आ रहा है हमारे पास में, हमने पीएसयू के डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया या हमने कोई बोरोइंग ली है, तो वो हमारे फाइनेंसिंग का सोर्स रहता है यहाँ पे। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। रेवेन्यू में भी दो चीजें रहेंगी, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। कैपिटल में भी दो रहेंगी, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। तो आई होप अब आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए रेवेन्यू और कैपिटल के बीच में। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बजट। तो बजट के अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं इन टोटल। जो हमारा यूनियन बजट होता है उसमें टोटल 4 कंपोनेंट होता है। पहला है रेवेन्यू रिसीट, फिर आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट वो सारी इनकम जो हमारे पास आ रही है बिना एसेट लायबिलिटी को चेंज किए, जैसे कि टैक्सेस, इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम और नॉन टैक्स इनकम जैसे कि डिविडेंड्स, इंटरेस्ट, ये सब किस में आता है? रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर आता है। फिर आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो सारा खर्चा जो हम करते हैं बिना कोई एसेट लायबिलिटी को चेंज किए, जो हम सैलरीज पे कर रहे हैं, पेंशन पे कर रहे हैं, सब्सिडीज पे कर रहे हैं, ये हमें हर महीने करना है लेकिन इससे हमारे एसेट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर आते हैं कैपिटल रिसीट्स, वो पैसा जो एसेट एंड लायबिलिटी को चेंज कर रहा है, ऐसी इनकम्स। बोरोइंग्स अगर हम ले रहे हैं तो हम पे लायबिलिटी आ रही है। डिसइन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, हमारा एसेट जा रहा है, इनकम तो आ रही है लेकिन एसेट लायबिलिटी चेंज हो रही है, लोन रिकवरीज जो हो रही है, तो इसको हम कहते हैं कैपिटल रिसीट्स। और लास्ट में आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर जो हम कर रहे हैं जिससे हम या तो एसेट को क्रिएट कर रहे हैं या लायबिलिटी को कम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हमारे एसेट्स बढ़ रहे हैं, हाईवेज जो बिल्डिंग वगैरह हम जो भी बनाते हैं वो हमारे लिए एक एसेट का काम करता है। फिर डिफेंस इक्विपमेंट जितना भी हम खरीद रहे हैं वो खर्चा तो हम कर रहे हैं लेकिन हमारे पास एसेट बन रहे हैं उससे। लोन्स टू स्टेट्स, जो हम लोन्स दे रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को, तो वो एज ए इंटरेस्ट हमें बाद में फ्यूचर पेमेंट देगा, तो ये भी हमारा एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यहाँ हमारे लिए एक लायबिलिटी कम हो रही है, हमारी एसेट बढ़ रहा है। तो इधर जब चेंज आ रहा है वो कैपिटल में आ गए सारे, और जहाँ कोई चेंज नहीं आ रहा है वो रेवेन्यू में आ गए। तो ये 4 कंपोनेंट्स ऑफ बजट आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं कि बजट का प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से बजट पास होता है। तो पहला होता है प्रिपरेशन। फिनेंस मिनिस्ट्री जो होती है वो इशू करती है बजट सर्कुलेशन, जहां पे वो हर मिनिस्टर को बोलती है कि सर आप सभी लोग हमें अपना अपना एक एस्टिमेट दे दो। मान लो मैं घर की अगर हेड ऑफ द फैमिली हूँ और मेरे घर में जितने भी मेंबर्स हैं, मैं सबको कहती हूँ कि हर महीने मैं उन्हें बोलूंगी कि चलो इस साल मैं आप सबको कहती हूँ कि आप अपना अपना एस्टिमेट दीजिए मुझे कि आपका कितना खर्चा रहेगा। तो सबने मुझे अपना अपना खर्चे का एस्टिमेट दे दिया, फिर मैं वो सारा खर्चे का जो एस्टिमेट अपने पास लेके आऊंगी और उसे स्क्रूटनाइज करूंगी, क्या ये वैलिड खर्चा है, क्या इसे हम और कम कर सकते हैं। जितना वैलिड खर्चा है और जो चाहिए एक्चुअल में इनकी ग्रोथ के लिए कि ये अच्छी ग्रोथ कर सके, मैं उतना ही खर्चा उसे रखूंगी। फिर वो पैसा मैं फिर वो जो मैंने बजट बनाया है वो मैं लेके जाऊंगी अपने हेड ऑफ द मतलब जो हमारा घर का वो, हमने फिर घर की एक मीटिंग बिठाई। उस मीटिंग में हमने डिस्कस किया कि सर ये सबका खर्चा आया है, इतना खर्चा लगेगा, इतना पैसा हमें चाहिए और इस तरीके से सारा काम होगा। फिर जब सब घर वाले मान जाएंगे कि अच्छा चलो ठीक है, ये सब ठीक है, इतना पैसा हम लाएंगे और इतना इतना सबको हम बांट देंगे। इसी तरीके से बजट काम करता है। पहले होती है प्रिपरेशन। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट सर्कुलर इशू करती है और सारी मिनिस्ट्रीज को कहती है कि आप अपने अपने एस्टिमेट्स हमें दे दीजिए। फिर क्या करता है, फाइनेंस मिनिस्टर से स्क्रूटनाइज करता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री कंसोलिडेट करता है प्रपोजल्स को, एफआरबीएम की लिमिट्स को चेक करता है कि ये हमारी लिमिट्स के अंडर है कि नहीं है। इसके लिए हमें कर्जा लेना पड़ सकता है लेकिन हम इतना कर्जा तो नहीं लेंगे जो हमारी लिमिट के बाहर है। तो यहाँ पे स्क्रूटनी होती है। फिर प्रेजेंटेशन की जाती है, बजट को लोकसभा में हम प्रेजेंट करते हैं अंडर आर्टिकल 112। याद रखना, पूछ सकते हैं कौन से हाउस में प्रेजेंट करते हैं, तो लोकसभा में प्रेजेंट करते हैं। आर्टिकल कौन सा रहता है? 112 रहता है। फिर प्रेजेंट कर दिया, उसके बाद वहां पे होगा डिस्कशन कि शायद क्या ये सही है, क्या ये गलत है, जितना पैसा आप एलोकेशन कर रहे हो क्या वो राइटफुली या इक्विटेबली हो रहा है, इन सब का डिस्कशन वहां पे होता है। डिमांड फॉर ग्रांट्स जो होती है उनको डिस्कस किया जाता है और वोट लिया जाता है। वोट के बेसिस पे उनको एक्सेस ग्रांट किया जाता है।
देन राज्यसभा कैन नॉट अमेंड दिस, जो डिस्कशन वोटिंग यहाँ हो गई है उसको राज्यसभा चेंज नहीं कर सकता, उनका कोई भी से नहीं होता है इसमें। फिर आपका एप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, दैट इज द लीगल अथॉरिटी टू विथड्रॉ फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। जो खर्चा आपको करना है उस खर्चे के लिए आप एप्रोप्रिएशन बिल पास करते हैं। फंड से आपको पैसे जो है वो कंसोलिडेटेड फंड से तो निकालने पड़ेंगे, तो फंड से पैसे निकालने के लिए आप ये बिल पास कराते हो। और फिर फाइनेंस बिल पास होता है जिसमें टैक्स प्रपोजल्स होते हैं, जो फाइनेंस एक्ट बन जाते हैं पास होने के बाद में, कि इतना टैक्सेशन रहेगा, टैक्सेशन ब्रैकेट हमने कितनी चेंज की है, कोई और बोरोइंग कोई और लेंडिंग्स हम सेस चार्जेस कुछ लगाने वाले हैं कि नहीं लगाने वाले हैं, इन सब को हम क्या कहते हैं, फाइनेंस बिल के अंदर काम करते हैं। और जितना भी एक्सपेंड, देखो जो पैसा हमें लेना है वो हम फाइनेंस बिल से पास करते हैं, और जो पैसा हमें खर्च करना है उसको हम एप्रोप्रिएशन बिल के अंदर लिखते हैं। तो ये दोनों बिल्स को हम पास कराते हैं। तो ये प्रोसेस होता है जिसके थ्रू बजट को पास किया जाता है। अब एक समरी देखते हैं। तो बजट क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आर्टिकल कौन सा है 112। दो पार्ट्स रहते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल, दोनों को हमने भी डिटेल में पढ़ लिया। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पहला फंड्स का एलोकेशन करना है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रखनी है और सोशल जस्टिस रखनी है, इंक्लूसिविटी रखनी है कि इंक्लूजन रहे सबका। टाइप्स क्या है, तो तीन है, बैलेंस्ड रहेगा, एक्सपेंडिचर रिसीट बराबर है या सरप्लस रहेगा, रिसीट ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है, और डेफिसिट रहेगा, एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसीट कम है। डेफिसिट को मैनेज करने के लिए ही एफआरबीएम एक्ट आया गया था। तो ये आरसीडी आपको याद रखना है, रेवेन्यू, कैपिटल और डेफिसिट। बजट में ये ही तीन इंपॉर्टेंट शब्द हैं सबसे ज्यादा। तो आई होप यू अंडरस्टूड क्या बजट क्या होता है, बजट के क्या कंपोनेंट्स हैं, किस तरीके से हमने दो कंपोनेंट्स को डिवाइड किया है, उन दोनों का क्या मतलब है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।